डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, और इसमें हमने पढ़ा था कि मांग जो है कई तत्वों से निर्भर करती है। और इसमें हमने चर्चा की थी कि मांग किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो उसमें हमने देखा था कि मांग जो है वो वस्तु की स्वयं की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतें और इसके अलावा उपभोक्ता की आय, इन सब तत्वों से पर निर्भर करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिमांड इज फंक्शन ऑफ Pn यानी वस्तु की स्वयं की कीमत, P1 P2 यानी अन्य वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, फैशन और रुचि, इन सब तत्वों से प्रभावित होती है। तो मांग का नियम क्या कहता है, इसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा कल कर ली थी कि मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातों को स्थिर रखते हुए, यानी अन्य वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि और भावी कीमत प्रत्याशाएं, इन सबको स्थिर रखते हुए किसी वस्तु की कीमत, डिमांड किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की जो मांग में विपरीत संबंध होता है या ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक कह दो या विपरीत संबंध कह दो, इसे कहते हैं मांग का नियम। सिंपल शब्दों में इसका अर्थ क्या हो गया कि किसी वस्तु, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें स्थिर रहने या समान रहने पर, मांग के नियम का अर्थ क्या है, अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत व उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, विपरीत कह दो या ऋणात्मक संबंध कह दो, ऋणात्मक संबंध होता है, इसे ही मांग का नियम कहते हैं। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होता है। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, इसे कोई मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात एक वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा में गिरावट आएगी, इसे ही मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने डायग्राम भी बनाया था कल कि मांग का नियम, ये डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा इस तरह ऊपर से नीचे की ओर, यानी बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, कीमत जब P है तो मांग Q है और कीमत जब घटेगी P 0 होगी तो मांग बढ़ करके Q 0 होगी, और कीमत जब बढ़ेगी P 1 है तो मांग घट के Q1 होगी। ठीक है, तो देखिए कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। तो इसलिए मांग जो वक्र है वो सदैव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो अब मांग का नियम समझ में आ गया कि किसी वस्तु की कीमत, अन्य बातें समान, ये बात लिखनी जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा ना तो ये मांग का नियम लागू नहीं होता है। कारण क्या है, अन्य बातें अगर आप स्थिर नहीं, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई, आय बढ़ने से कितनी कीमत बढ़ो उपभोक्ता ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, तो ये नियम काम करेगा क्या? कोई चीज़ फैशन में आ रही है तो फैशन की चीज़ हर आदमी चाहेगा कि मैं फैशन की चीज़ खरीदूँ। अब उसकी कीमतें भले ही कितनी ज़्यादा हो, वो उसी वस्तु को खरीदे। या उपभोक्ता को लगे कि भाई कीमत बढ़ेगा, भविष्य में बढ़ेगी, तो वर्तमान में कीमत बढ़ रही है तो भी उपभोक्ता उसको खरीदेगा। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर ये बात लाइन लिखनी जरूरी है। तो मांग का नियम का अर्थ क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, यानी ये अन्य बातों में आ गया, कोष्ठक में लिख सकते हो उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, अन्य वस्तु की कीमतें और भावी कीमत प्रत्याशा। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है, इसे ही मांग का नियम कहते हैं। अर्थात कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। डायग्राम बना सकते हैं, कीमत जब बढ़ेगी P1 हो जाती है तो मांग घट करके Q से Q1 हो जाती है, और कीमत जब घट के P से P0 हो जाती है तो मांग बढ़ के Q से Q0 हो जाती है। तो ये कहलाएगा मांग का नियम, अर्थात इनमें ऑपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, इसे मांग का नियम
कहते हैं। तो रेखा चित्र में ओ एक्स पे हमने क्या लिया, मांग मात्रा, मांग मात्रा। ओ वाई पे हमने क्या लिया, वस्तु की कीमत। ठीक है, तो इस तरह जब वस्तु की कीमत ओपी है तो मांग क्या है, ओ क्यू। मांग क्या है, ओ क्यू। और जब कीमत बढ़ के ओपी से बढ़ के OP1 हो जाए, रेखा चित्र को स्पष्ट कैसे करेंगे, जब कीमत ओपी से बढ़ करके OP1 हो जाए तो मांग OQ से घट करके OQ1 रह जाती है। इसी प्रकार जब कीमत घट करके OP से घट के OP0 रह जाए तो मांग बढ़ करके OQ से बढ़ के OQ0 रह जाए। अर्थात ये स्पष्ट करता है, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी और कीमत में मांग जो है बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम कह दो, प्रतिलोम कह दो, विपरीत कह दो या ऋणात्मक कह दो, ऋणात्मक संबंध होता है। इसे मांग का नियम कहते हैं। क्लियर है भाई। अब हम चर्चा करेंगे मांग के नियम की व्युत्पत्ति। मांग के नियम की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति। अब आप कहोगे कि ये क्यों होता है, मांग का नियम लागू क्यों होता है, क्यों हमेशा कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, ऐसा क्यों होता है। अन्य बातें हमने स्थिर रखी है, तो ये क्यों लागू होता है, इसका कारण क्या है। तो मांग की नियम की उत्पत्ति के क्या कारण है। ठीक है, तो मांग की नियम के दो कारण हैं, दो व्युत्पन्न होने के, उत्पन्न होने के दो कारण हैं। मांग की नियम के व्युत्पत्ति के दो कारण हैं। ठीक है, पहला कारण है सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता नियम, और दूसरा जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो मांग की जो नियम है उसकी व्युत्पत्ति को निम्न तरह से उत्पन्न किया जा सकता है या निम्न तरह से किया जा सकता है। पहला हम पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता नियम और मांग की उत्पत्ति। तो दो कारण क्या हैं, सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो पहला हम पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता व कीमत में संबंध। तो मांग के नियम का होने का कारण एक है कि सीमांत उपयोगिता नियम और कीमत में सीधा संबंध होता है। हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या होती है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को उतनी कीमत देने के लिए तैयार होता है जितना उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है, न तो उससे ज़्यादा और न उससे कम। ज़्यादा देगा इसका मतलब उसे फ़ायदा होगा, ठीक है, और कम देगा इसका मतलब फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सीमांत उपयोगिता और कीमत में संबंध के कारण भी जो है मांग का नियम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्त थे, उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या है। उपभोक्ता के संतुलन की शर्त ये होती है कि MU = P। सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा ना हमने कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर होती है, न तो उससे कम होती है न उससे ज़्यादा होती है। उपभोक्ता उतनी कीमत देने के लिए तैयार होगा जितना उससे उसको सीमांत उपयोगिता मिल रही है, न तो उससे कम देगा और न ज़्यादा। तो अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाए, किसी वस्तु की कीमत घट जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है। किसी वस्तु की कीमत घट जाने पर क्या होगा
कि उपभोक्ता को कीमत से ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है, यानी 5 रुपये की चीज़ 8 रुपये में, 8 रुपये की चीज़ को 5 रुपये देने पड़ रहे हैं आपको, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी मांग ज़्यादा करेगा। अभी आपको कह दें कि भाई 5 रुपये का बिस्कुट आपको 3 रुपये में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे कि भाई ज़्यादा दे दे। 38 रुपये किलो की शक्कर आपको 30 रुपये में किलो में मिल रही है, तो आप क्या कहोगे, भाई ज़्यादा दे दे। तो किसी वस्तु की कीमत अगर घट जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि उपभोक्ता को उसकी कीमत से ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है, इसलिए वो उसकी मांग क्या करेगा, अधिक करेगा, ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो कीमत घट जाने पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता के लिए अन्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक हो जाती है और उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है। सीधी सी बात, भाई 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में मिल रही है, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता 5 रुपये के बराबर है। पहले क्या थी, 5 रुपये की चीज़ तब दे सकते थे जब 5 रुपये के बराबर सीमांत उपयोगिता आपको मिल रही है। एक बिस्किट 5 रुपये का है तो आप 5 रुपये की बराबर कीमत देने के लिए तैयार हैं। अब आपको कहा जाए कि 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में ही हो गई, इसका मतलब आपको सीमांत उपयोगिता आपको जो है क्या हो गई, बढ़ गई, अधिक हो रही है, क्योंकि कीमत कम हो गई। पहले 5 रुपये की कीमत के बराबर 5 रुपये की सीमांत उपयोगिता मिल रही, इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहित होगा, अधिक खरीदेगा। ठीक है, और उस वस्तु की मांग तब तक बढ़ती जाती है जब तक सीमांत उपभोक्ता कीमत के बराबर ना हो जाए। सारे उपभोक्ता जुड़ जाएंगे, अरे भाई 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये में आ रही है, 5 रुपये जो जितने भी उपभोक्ता हैं वो सब उस वस्तु के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ने लगेंगे। भाई पार्ले का बिस्किट अगर 5 रुपये का आता है, बाकी ब्रिटानिया वगैरह सब के 5-5 में आते हैं, लेकिन पार्ले वाले ने कह दिया अभी कीमत 3 रुपये कर दी मैंने, तो जितने भी ब्रिटानिया वाले और दूसरे जो हैं ओरियो वाले वो सब क्या करेंगे, वो खाने वाले वो क्या खाने लग जाएंगे, पार्ले खाने लग जाएंगे। तो कीमत तब तक बढ़ती जाएगी। तो अब ये क्या करेगा 3 रुपये वाला, क्योंकि मांग बढ़ रही है उसकी, तो 3 रुपये वाला कीमत क्या करेगा, 4 करेगा, क्योंकि पहले मांग कम थी, अब मांग बढ़ गई उसकी, और फिर और मांग बढ़ेगी, फिर और भी सस्ती है, तो वो क्या करेगा, तब तक बढ़ाएगा कीमत को जब तक कीमत किसके बराबर नहीं हो जाए, सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। क्लियर है? ये नियम ये कहता है कि किसी उपभोक्ता के संतुलन की एक शर्त क्या होती है कि वह उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार होता है जितनी उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है। यानी MU जो है किसके बराबर होनी चाहिए, P के बराबर। सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है, ये संतुलन की शर्त होती है, ना उससे ज़्यादा कीमत देगा ना कम। अब अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब उपभोक्ता को अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है, तो वो उस कीमत वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेगा। वो भी उपभोक्ता खरीदेगा, अन्य उपभोक्ता भी उसको खरीदना चाहेंगे। इसलिए उत्पादक क्या करेगा, वस्तु की कीमत तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक उससे सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। अब 6 तो नहीं कर सकता, तब तक बढ़ेगा वो 3 रुपये वाली कीमत तब तक बढ़ेगी जब तक उसका जब सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। तो ये तो हो गई सर कीमत घटने की। सर अगर घट जाती कीमत, और अगर कीमत बढ़ जाए, इसी को अपोजिट लेते हैं कि कीमत बढ़ जाए, 5 रुपये की चीज़ 6 रुपये में हो जाए, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु को खरीदना कम कर देगा। इसलिए उत्पादक को क्या करना पड़ेगा, कीमत को घटाना पड़ेगा। और कितना घटाएगा वो, जब तक सीमांत, जैसे 5 रुपये का बिस्कुट उसने 8 रुपये कर दिया, 7 रुपये कर दिया, यानी वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो जब कीमत किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस ज़्यादा है ना, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना नहीं चाहेगा या कम कर देगा। ठीक है, तो उपभोक्ता अपनी मांग को तब तक घटाएगा, कितनी घटाएगा, मांग को घटा के तब तक घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर ना हो जाए। तो मांग घटने लग जाएगी इस वस्तु पार्ले की, क्योंकि पार्ले की कीमत 5 रुपये 7 रुपये हो गई। तो अब क्या करेगा, सारे उपभोक्ता उसकी मांग को घटा देंगे, और तब तक घटाएंगे जब तक सीमांत उपयोगिता किसके बराबर ना हो जाए,
कीमत के बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसलिए न तो कीमत घटती है तो सीमांत उपयोगिता का संतुलन बिगड़ जाता है, कीमत बढ़ती है तो भी सीमांत उपयोगिता का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता कीमत जो है, कीमत में संबंध के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। इसलिए कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और इसीलिए कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। बात समझ में आई कि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत में सदैव संबंध होता है। संतुलन की शर्त ये होती है कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। अगर कीमत घट जाए तो इसका मतलब उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित होगा, ज़्यादा खरीदना चाहेगा। अब उत्पादक क्या करेगा, उसकी कीमत को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, इसका मतलब उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता घट जाती है। सीमांत उपयोगिता कम मिल रही है ना, क्योंकि कीमत ज़्यादा है। 5 रुपये की चीज़ का 7 रुपये क्यों देगा वो? तो क्या करेगा, वो अपनी मांग को घटाता रहेगा और तब तक घटाता रहेगा जब तक कीमत सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। तो वापस वो संतुलन की शर्त आ जाती है। तो न कीमत इसलिए कीमत घटने पर मांग अधिक होगी और कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी। इसलिए ये नियम, व्युत्पत्ति का नियम का एक कारण क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, तो पहला कारण तो है सीमांत उपयोगिता और ह्रास नियम में कीमत के संबंध के कारण मांग का नियम लागू होता है। यानी ये इसलिए भी जो है व्युत्पत्ति होती है मांग के नियम की। ठीक है, दूसरा है समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम। तो मांग की नियम की व्युत्पत्ति का एक इसलिए भी हो सकती है समसीमांत उपयोगिता नियम के अंदर। अब ये नियम क्या कहता है? समसीमांत उपयोगिता नियम हमने पढ़ा था कि एक उपभोक्ता क्या करेगा, एक उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह खर्च करना चाहेगा जितना जो है उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर समान हो। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, दो वस्तुओं की तुलना करें अपन, तो एक्स की कीमत, दो वस्तुओं को अगर खरीदना चाहेगा तो एक्स की कीमत और MUY/PY दोनों से समान संतुष्टि उसे मिल रही। समसीमांत में मतलब समान संतुष्टि। भाई दो वस्तु खरीद रहा है तो एक्स वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो और वाई वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो, तब उसको दोनों को समान संतुष्टि उसे मिल रही। तो वो अपनी आय को इस तरह खर्च करना चाहेगा कि दोनों से वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या हो, बराबर हो या समान। ठीक है, अब यदि एक्स वस्तु की कीमत गिरती है, माना ये दो वस्तु है, जैसे अपन कहें यहाँ पर ले लें अपन कोई उदाहरण ले लें, यहाँ ले लें अपन गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल खरीदने से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, इसलिए वो दोनों की मात्रा खरीदेगा, बराबर खरीदेगा, क्योंकि दोनों से समान संतुष्टि उसे मिल रही है। समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार दो वस्तुओं पर जो उपभोक्ता इस तरह व्यय करता है कि उससे दोनों से मिलने वाली समान जो उपयोगिता क्या है, समान या बराबर हो। अब अगर किसी वस्तु की, अब ये संतुलन बिगड़ता है। अब यदि एक्स वस्तु की कीमत गिरती है, यानी गेहूँ सस्ता हो गया, बाय चांस गेहूँ क्या हो गया, सस्ता, तो उपभोक्ता का संतुलन भंग हो जाता है। क्यों भंग होगा? क्योंकि इससे सीमांत उपयोगिता उसे अधिक मिल रही है। एक्स वस्तु से सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु की तुलना में अधिक मिल रही है। तो क्या करेगा उपभोक्ता? कौन सी वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीदना चाहेगा? गेहूँ की, यानी एक्स वस्तु की। तो यदि एक्स वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता का संतुलन भंग हो जाता है और उसे वाई वस्तु की तुलना में वो एक्स से अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि ये सस्ती होगी, ये वस्तु क्या हो गई उसके लिए, क्योंकि इसकी कीमत गिर गई। कीमत किसकी गिर रही है? एक्स वस्तु की गिर रही है। तो वाई की तुलना में उपभोक्ता को एक्स से ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही है। इसका मतलब संतुलन क्या हो गया, जो बराबर था वो संतुलन भंग हो गया, क्योंकि इस वस्तु से उसे सीमांत उपयोगिता अधिक मिल रही है। अतः वो किसकी इकाइयाँ ज़्यादा खरीदना चाहेगा? एक्स की ज़्यादा खरीदे। ठीक है, तो ज़्यादा इकाइयाँ खरीदना चाहेगा, जिससे वस्तु की कीमत गिरेगी। किसकी? उपभोक्ता उसकी मांग को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक पुनः संतुलन न हो।
तो इस वस्तु को वो कम कर देगा और इस वस्तु की मांग, x वस्तु की मांग को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक वापस संतुलन ना हो जाए। mu(x) बराबर px और mu(y) बराबर py। इसकी मांग को कम कर देगा और इसको बढ़ाता रहेगा और तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक वापस उसकी कीमत के बराबर ना हो जाए, यानी दोनों से समान संतुष्टि उसे ना मिल जाए। ठीक है, तो अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन कैसे बिगड़ेगा कि किसी वस्तु की कीमत गिर जाए, जिस वस्तु की कीमत गिरेगी उस वस्तु को उपभोक्ता अधिक लेना चाहेगा दूसरी वस्तु की तुलना में, और ये अधिक मांग करने लगेगा इसकी, और तब तक अधिक मांग करेगा जब तक उससे सीमांत उपयोगिता उसके बराबर ना हो। ठीक है, अब अगर इसके नियम इसके विपरीत अगर देखें कि x वस्तु की कीमत बढ़ जाए, ये तो हमने गए। अब माना कि अगर x वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, तो उपभोक्ता को क्या होगा, कौन सी वस्तु ज़्यादा मिल रही है, ये वस्तु इससे ज़्यादा से समान उपयोगिता मिल रही है उसको, क्योंकि कीमत किसकी बढ़ी है, x की बढ़ी है। तो किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए, यानी x वस्तु की जैसे कीमत बढ़ गई, तो उपभोक्ता को y वस्तु से अधिक सीमांत उपयोगिता मिल रही है, अतः वह x की मांग को तब तक कम करता रहेगा, इसकी मांग को तब तक कम करेगा जब तक पुनः संतुलन। बात समझ में आ गई कि यदि किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत गिर जाए तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक उससे सीमांत उपयोगिता अन्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं। और इसी प्रकार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, जैसे x वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता उसकी मांग को तब तक कम करता रहेगा, यानी दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ाता रहेगा, तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता पुनः बराबर ना हो। इसलिए इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि जो नियम है वो समसीमांत उपयोगिता नियम के कारण भी जो है मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है। तो मांग के नियम की व्युत्पत्ति होने के हम कह सकते हैं किस कारण से होती है, एक तो सीमांत उपयोगिता और कीमत में संबंध के कारण, और एक समसीमांत उपयोगिता नियम के कारण। ठीक है, तो मांग के नियम की व्युत्पत्ति इन दो चीज़ों के कारण होती है। तो ये तो होगी व्युत्पत्ति। अब हम पढ़ते हैं मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग के नियम के लागू होने के कारण। तो मांग का नियम किन किन कारणों से लागू होता है, इस इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। 1 नंबर में 1 पॉइंट पूछेंगे, 3 नंबर में 3 पॉइंट पूछ सकते हैं। तो मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं? मांग के नियम के लागू होने के कई कारण हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला कारण जो हमने अभी पढ़ा है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग के नियम के लागू होने के कई कारण हैं, उसमें से पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को वापस पढ़ें तो क्या ये नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयां प्रयोग करें, किसी वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयां प्रयोग करेंगे तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। यही है नियम कि पहली रोटी से अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, दूसरी रोटी से पहली रोटी से दूसरी खाएंगे तो उससे कम, तीसरी खाएंगे तो उससे कम, चौथी खाएंगे तो उससे कम, और जो वस्तु को अधिक प्रयोग करते जाएंगे उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। यही तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, पढ़ा ना। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि यदि किसी वस्तु का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग किया जाए तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और एक बिंदु पर वो ऐसी स्थिति में आ जाएगी, 5 रोटियां खा ली, अब पेट भर गया सर, अब 6ठी रोटी खाओगे तो सीमांत उपयोगिता क्या मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा ना। तो ये नियम क्या कहता है
कि यदि किसी वस्तु के उपभोक्ता जैसे जैसे अधिक किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदता जाता है, उससे सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर क्या होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी उत्तरोत्तर घटती जाती है। अतः उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी कीमत भी अधिक अदा करेगा। इसलिए अगर जितना अधिक संतोष यानी पहली रोटी से ज़्यादा संतुष्टि मिल रही, ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिल रही, तो वो उतनी कीमत देने के लिए उसके लिए तैयार होगा। इस प्रकार यदि उपभोक्ता वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदता है तो वो वस्तु के लिए समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि कम कीमत अदा करेगा। तो पहला कारण यह है कि सीमांत उपयोगिता हाशनी मैंने किसी वस्तु का उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करें तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसलिए किसी वस्तु की सीमांत अगर वस्तु उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग करना चाहेगा तो वह उतनी कीमत देने के लिए तैयार होगा जितनी उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही। यदि उपभोक्ता वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ खरीदेगा तो वह वस्तु के लिए समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि उससे कम कीमत अदा करेगा। ठीक है, तो कोई वस्तु मार्केट में ज़्यादा आएगी तो उसको जो है कीमत घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक कारण है सीमांत उपयोगिता हाशनी। तो मांग के नियम के लागू होने का पहला कारण है सीमांत उपयोगिता हाशनी। अब दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो अब तक देखिए मांग के नियम के लागू, पहले हमने मांग के नियम की व्युत्पत्ति के कारण पढ़े थे और हमने मांग के नियम के जो है दूसरा जो कारण है वो प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो उसमें हमने देखा था दूसरा जो कारण है मांग के नियम का प्रतिस्थापन प्रभाव। आपको पता है प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन क्या होता है? सबसे पहले प्रतिस्थापन का अर्थ पढ़ें। स्थानापन्न कह दो या प्रतिस्थापन कह दो, इसको स्थानापन्न प्रभाव भी कहते हैं। स्थानापन्न प्रभाव भी कह सकते हैं या प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब ये होगा है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता उसके स्थान पर उसकी जो स्थानापन्न वस्तु है उसका प्रयोग अधिक करने लगेगा। जैसे चाय और कॉफ़ी क्या है, एक दूसरे की प्रतिस्थापित है। चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रतिस्थापन किया जा सकता है, चाय की जगह कॉफ़ी का स्थानापन्न किया जा सकता है ना। और कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तो चाय का प्रतिस्थापन किया जा सकता है, क्योंकि ये दो एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं किसको है, जिनका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव होता क्या है? ये प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि यदि कोई वस्तु सस्ती हो जाती है, यदि कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा, दूसरी वस्तु की तुलना में उस वस्तु का प्रयोग बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफ़ी दोनों की कीमत पहले 5-5 रुपए है। ठीक है, चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है। अगर किसी वस्तु की कीमत गिर जाए, जैसे चाय की कीमत गिर के 4 रुपए हो जाए, ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अब ये महंगी हो गई ना भाई, 5 रुपए की चाय अब 4 रुपए मिलने लगे, तो अब कॉफ़ी भी क्या पीने वाले भी क्या पीने लगेंगे, चाय। तो उसकी मांग को तब तक बढ़ाता रहेगा, जो वस्तु सस्ती हो गई ना तो उसकी मांग को महंगी वस्तु के स्थान पर क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। जो महंगी कॉफ़ी पीने वाले थे अब भी वो क्या करेंगे, चाय पीने लग जाएंगे। तो उसकी मांग को
जो सस्ती वस्तु की तुलना प्रतिस्थापित करेगा। जैसे हम उदाहरण लें, कोई दो वस्तु है x और y, दोनों एक दूसरे के प्रतिस्थापन। यदि x की कीमत गिरे, कीमत किसकी गिर रही है? x की, ठीक है, तो वो y की तुलना में y की तुलना में x की कीमत क्या हो रही है? इसकी कीमत तो स्थिर है, लेकिन इसकी कीमत गिर रही है, तो y वस्तु की तुलना में वो क्या करेगा? x का प्रयोग बढ़ा देगा, ठीक है, और y वस्तु के स्थान पर x वस्तु का प्रतिस्थापित कर देगा। इसलिए भी उसकी मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। जो वस्तु सस्ती हो गई है, दूसरी वस्तु की तुलना में उसकी मांग को बढ़ाता दिया जाएगा। यानी जो कॉफ़ी पीने वाले अब वो भी चाय पीने लग जाएंगे। इसका मतलब इसकी तो मांग बढ़ गई ना। किस लिए बढ़ी? कीमत का कम होने के कारण। तो प्रतिस्थापन प्रभाव का कारण भी मांग का नियम उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जिस वस्तु की कीमत गिरेगी, दूसरे उपभोक्ता उस वस्तु की तुलना में उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। कॉफ़ी पीने वाले भी अब चाय पीने लग जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि मांग किसकी बढ़ेगी? चाय की बढ़ेगी। तो कॉफ़ी पीने वाले अपनी कॉफ़ी के स्थान पर किसको प्रतिस्थापित कर देंगे? चाय को। तो इसकी स्वाभाविक है मांग बढ़ जाएगी। इसलिए भी जब कीमत गिरती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसके तुलना में अगर ऑपोजिट देखें, तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, चाय की कीमत 5 से बढ़ के 7 रुपये होगी, तो क्या हो रही है? इसके जो उपभोक्ता हैं, जो चाय पीने वाले थे, अब वो किसकी कर देंगे? दूसरी वस्तु की मांग को बढ़ा देंगे। तो इसका मांग स्वाभाविक क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसलिए कीमत बढ़ने पर मांग गिर जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। ये भी कारण हो गया मांग के। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये 2 पॉइंट हैं। आगे 2 और कारण हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा था मांग का नियम क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसके मांग में विपरीत संबंध होता है, इसको मांग का नियम कहते हैं। कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मांग के नियम की व्युत्पत्ति के 2 कारण हैं, एक सीमांत उपयोगिता नियम और दूसरा समसीमांत उपयोगिता नियम। फिर हम पढ़ रहे थे मांग के नियम के लागू होने के कारण। तो मांग के नियम के लागू होने के पहला कारण हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता हास नियम, और दूसरा हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन प्रभाव। बाकी जो है और भी 2 कारण और इसका, उसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल मैंने आपसे जो है 4 प्रश्न करने के लिए कहा था, आप में चारों में से किसी ने भी रेस्पॉन्स उसका नहीं दिया। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अगली क्लास फिर लेना बंद कर दूंगा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा अगर आप उसका रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो, ठीक है। तो समय पे मेरे को रेस्पॉन्स दें। आज का जो अपने पढ़ लिया है